हेलो स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास शुरू करते हैं और आगे पढ़ते हैं। हमने वर्ण पढ़ लिए थे, स्वर पढ़ लिए थे और व्यंजन पढ़ लिए थे। अब कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है और आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, देखिए हम देख लेते हैं अयोगवाह क्या होता है। ए और आ को अयोगवाह कहते हैं। यह स्वर किस किस को, हेलो देखो हम अयोगवाह पे आ जाते हैं। ए अंकी बिंदी वाले को और विसर्ग वाले को अयोगवाह कहते हैं। यह स्वर और व्यंजन दोनों से अलग होता है, यानी कि ना तो ये स्वर में काउंट होता है और ना ही ये व्यंजन में काउंट होता है। ना तो हम इसे स्वर कह सकते हैं और ना ही हम व्यंजन कह सकते हैं। इसे ये योग रहित होने पर भी अर्थ का वहन करता है, यानी कि ना तो ये स्वर में आता है और ना ही व्यंजन में आता है, और इसके बावजूद भी है अपना खुद का उच्चारण रखता है, खुद का अर्थ रखता है। समझ में आया? स्वर क्या होते थे जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं उन्हें स्वर कहते थे। व्यंजन जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते, यानी कि जिन्हें बोलने के लिए हमें स्वर की जरूरत होती है उन्हें हम क्या बोलते थे, व्यंजन। अब इसी तरीके से अयोगवाह क्या होता है, ना तो ये स्वर है और ना ही ये व्यंजन है, इसके बावजूद इनका खुद का एक अर्थ है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। अब इनका क्या काम है, ये ना तो शुरू में लगाए जाते हैं और ना ही बीच में लगाए जाते हैं। ये या तो शब्द के ऊपर लगेगा या फिर लास्ट में लगेगा। समझ में आ गया? अब उसके बाद आते हैं अनुस्वर पे। यह नासिक के व्यंजन होते हैं। क्या? नासिक के अनुस्वर क्या होते हैं? यह एक नासिक के व्यंजन होते हैं। इनका उच्चारण करते समय वायु नाक से निकलती है, यानी कि जो नाक से बोले जाते हैं। सिमिलर सी बात है, जिन व्यंजनों को आप नाक से बोलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। इन्हें चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है अनुस्वर का दूसरा नाम क्या है, तो इनका नाम चंद्र बिंदु है। यह कहा जा सकता है नाक से बोले जाने वाले व्यंजनों को क्या कहते हैं, तो उनके दो नाम है, एक है अनुनासिक और दूसरा है आपका चंद्र बिंदु। जैसे कि मैं यहाँ लिख दूं हंस, आँख और चांद। इनकी जो अंक की बिंदी है, चांद की बिंदी है, इसे हम किससे बोलते हैं, नाक से बोलते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम विसर्ग। इसका उच्चारण है के समान होता है। इसका उच्चारण किसके समान होता है के समान होता है। जिसका चिन्ह विसर्ग, यानी कि जिसका चिन्ह हम लास्ट में इस तरह से भी लगा सकते हैं। विसर्ग दो तरीके से होते हैं। विसर्ग का नाम क्या है, इसे है का साउंड आता है और इसे हर शब्द के बाद में लगाया जाता है। किसकी, संस्कृत शब्द के बाद में लगाया जाता है, इन्हें क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। यह केवल तत्सम शब्दों में ही प्रयोग होता है। किसमें, तत्सम शब्दों में ही प्रयोग होता है। जब हम आगे तत्सम तद्भव पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा तत्सम क्या होते हैं, देशी विदेशी क्या होते हैं। तो हम विसर्ग पढ़ रहे थे। विसर्ग है का साउंड रखते हैं और ये हमेशा शब्द के एंड में दो बिंदियों की तरह लगाए जाते हैं। ठीक है, ये हमेशा तत्सम शब्दों में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि प्रातः, अधः या फलतः। समझ में आया? अब उसके बाद है बाह्य प्रयत्न के आधार पर। ये नया टॉपिक है, 3 टॉपिकों के बाद ये नया टॉपिक है। बाह्य प्रयत्न के आधार पर संपूर्ण व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। अगर आप बाहर की तरफ से देखें तो व्यंजनों को कितनी तरीके से बांटा गया है, 2 तरीके से बांटा गया है। अब कौन कौन से, पहला है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। सारे व्यंजनों को कितने तरीके से बांटा गया है, 2, पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब होता है जिन्हें बोलने में हमें कम जोर देना पड़े, या जिन्हें बोलने से हमारे मुंह से कम हवा या सांस निकले, उसे क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं, जो आसानी से बोले जा सके। ऐसे व्यंजन जिन्हें हम आसानी से बोल सकते हैं या जिन्हें बोलते समय हमारे मुंह से कम श्वास, यानी कि हमारा जो श्वास है वो कम निकले, उसे ही अल्प प्राण कह देते हैं। समझ में आया? अल्प प्राण का मतलब आपने समझ गए होंगे, जिन्हें बोलने में हमें कम मेहनत लगती है या जिन्हें बोलने में जो हमारी श्वासों की मात्रा है वो कम होती है, उन्हें अल्प प्राण बोल देते हैं। ये मोस्टली ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि अल्प प्राण वर्णों के किस क्रम में होता है। अल्प प्राण वर्णों के किस क्रम में होता है, तो पहला, तीसरा और पांचवा। अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो जो ओड होंगे, यानी कि जो विषम होंगे, वो सारे क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे। विषम सारे क्या होंगे,
अल्प प्राण होंगे, जैसे कि कै, खे, घे, चे, छे, झे, टे, टमाटर, ठे, ठे, आते हैं महाप्राण पे, जिनका उच्चारण करते समय श्वास को अधिक मात्रा में निकले। यानी कि जब हम किसी का उच्चारण करते हुए ज्यादा जोर दें या हमारी ब्रेथिंग ज्यादा हो, वो सारे क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। पहला था जब हमारी ब्रेथिंग कम होगी तो वो अल्प प्राण होंगे। दूसरा जब हमारी ब्रेथिंग या सांसें ज्यादा होंगी, ज्यादा हमें मेहनत करनी होगी, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे महाप्राण होगा। देखिए जितने भी विषम थे वो अल्प प्राण थे, जितने भी सम होंगे वो सारे क्या होंगे, महाप्राण होंगे। 2, 4 या जितने भी ऊष्म वर्ण है वो सारे क्या होंगे, महाप्राण होंगे। जितने भी आपकी वर्णमाला में या व्यंजन में सम स्थान पर आएंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, महाप्राण कहलाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं घोष पे। देखिए घोष क्या है, ध्वनि के उच्चारण में तंत्रिकाओं के कंपन की प्रक्रिया होती है। ध्वनि के उच्चारण में तंत्रिकाओं के कंपन की, जब हम किसी चीज की ध्वनि लेते हैं या हम बोलते हैं तो हमारी जो ब्रेथिंग होते हैं, हमारी तंत्रिकाएं होती हैं वो कंपन करती हैं। इसी कंपन के कारण वर्ण के उच्चारण के साथ साथ तरंग वायु के साथ बाहर आती है। जब ये कंपन होता है तो हमारा जो उच्चारण है उसके साथ तरंग वायु भी बाहर आती है। जब हम किसी साउंड को बोलते हैं, कोई बड़ा वर्ड या कोई डिफिकल्ट वर्ड बोलते हैं, तो हमारी तरंगें काम करती हैं। उन्हीं तरंगों के साथ जब हम उच्चारण करते हैं तो उसके साथ साथ जो वायु है वो भी बाहर आती है, और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इसी प्रक्रिया को घोष बोलते हैं। ये कितने प्रकार की होती है, तो ये 2 प्रकार की होती है, सघोष और अघोष। ठीक है, कितने प्रकार की होती है, सघोष और अघोष। अब आप मुझे होमवर्क में बताएंगे कि सघोष क्या होता है और अघोष क्या होता है। आज के लिए इतना ही। आपको ये टाइम दे रही हूँ कि आप जाके अपना रिवीजन कर लें, और रिवीजन करने के बाद अगर आपको कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ लीजिएगा। कल आपका 1 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।